नमस्कार दोस्तों, थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम श्री 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 1008 रवीश कुमार जी के बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरीके से हाल ही के अंदर उन्होंने 26 मिनट का एक वीडियो डाला, उस वीडियो के अंदर थंबनेल होता है कि कौन खड़ा है भारत के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूछते हैं क्या रवीश खड़े हैं भारत के साथ, क्योंकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये सवाल इस तरीके से पूछा जाना चाहिए क्योंकि 26 मिनट का वीडियो देख के हमें ये पता चलता है कि रवीश कुमार भारत के साथ तो खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का उस नैरेटिव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान पूरे विश्व पटल पे फैलाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, वो वीडियो देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से भारत के अंदर हो रही सारी चीजें जो ऑपरेशन सिंदूर को बढ़ावा और पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर करना चाहती है, उन सभी चीजों के खिलाफ और नेगेटिविटी फैलाने का जिम्मा अगर भारत में किसी ने सबसे ज्यादा लिया है तो रवीश कुमार ने लिया है। क्योंकि उनको इस चीज से प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विदेश दौरे करे थे उसके बाद जो है जितने भी सांसद इन देशों का टूर क्यों कर रहे हैं, जो 7 डेलीगेशन जा रहे हैं, 7 टीम्स ऑफ एमपी जा रही है, अलग अलग देशों में जाएगी, 30 से 32 देशों के अंदर ये टीम जाएगी, वहां पर जाके उन देशों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को एक्सप्लेन करेगी, उन देशों के अंदर जाके बताएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है टेररिज्म पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैला रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए आतंकवाद से त्रस्त है। आपको पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स ले लेने चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगा देने चाहिए, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में उसको डाल देना चाहिए। इन तमाम सारी चीजों पर वो डेलीगेशन बात करेगा। लेकिन रवीश कुमार की असली प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहला दौरा करके आ चुके हैं तो वापस से इन देशों के अंदर क्यों जाना, इन देशों को क्यों करना, क्या विदेश नीति फेल हो जाएगी। लेकिन रवीश कुमार के अंदर ये कॉमन सेंस नहीं है कि तब जब वो दौरे करे गए थे, जब प्रधानमंत्री गए थे, क्या वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करने गए थे? नहीं, वो इंडिया और उस देश के जो रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए गए थे। और जब वो गए थे वो रिलेशन मजबूत है, इसीलिए अब वो डेलीगेशन वापस जा रहा है। आपको उन लोगों को जस्टिफाई करने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है जो कहीं ना कहीं आपके नजदीकी होते हैं, उनको बताने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है जो आपके कहीं ना कहीं नजदीकी होती है। चलिए, अब ये सब बातें तो ओपिनियन बेस्ड हो गई, अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि क्या वीडियो के अंदर रवीश कुमार ने बोला है और उस एनालिसिस को हम देखते चलते हैं। रेलवे के टिकट पर भी ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के फोटो को लेकर विवाद होने लगा है कि क्या यह सब राजनीति नहीं है। इस फोटो में भी सेनाध्यक्षों की तस्वीर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ही सैल्यूट कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है कि जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर, बीजेपी के सोशल मीडिया पर, रेल टिकट पर और होर्डिंग पर नरेंद्र मोदी अपना फोटो छपवाकर कमांडो बन खड़े हैं, क्या वो राजनीति नहीं है? तो आपने देखा किस तरीके से रवीश कुमार बता रहे हैं कि रेलवे की टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। ऑपरेशन के ऑर्डर्स किसने दिए? मुझे एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन कराया गया कि आर्मी तो हमेशा से कैपेबल थी, आर्मी तो जब से 1947 से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक आर्मी कैपेबल है। लेकिन क्या तब से लेकर अब तक आतंकवादी हमले कितने हुए हैं? हर साल आतंकवादी हमले हुए हैं। लेकिन कितनी बार आर्मी को खुला हाथ दिया गया है कि आप जाइए और इस टेररिज्म को इराडिकेट करिए, पाकिस्तान को काउंटर करिए, टेररिज्म को खत्म करिए, जाके बदला लीजिए, रिटेलिएट करिए। कितनी बार ये हुआ है? ये सारे के सारे कार्यकाल, ये सारे का सारा काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो हुआ है। और अगर प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते खुद की तस्वीर नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? मुझे एक चीज समझाइए, अगर वो अपनी जगह अपने परिवार की फोटो लगाते, अपने भाई की फोटो लगाते, किसी और की फोटो लगाते तो समझ में भी आता कि भाई आप क्रेडिट चुरा रहे हैं। जब देश, और अगर क्रेडिट चुराने का इतना ही मन अगर प्रधानमंत्री का कर रहा होता तो वहां पर पहले विक्रम मिश्री, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, उसके बाद में लेफ्टिनेंट जनरल डीजीएमओ राजीव घई, उसके बाद AK भारती और इन सब लोगों को थोड़ी भेजा जाता। पहले दिन ही प्रधानमंत्री आ जाते। प्रधानमंत्री तो ऑपरेशन होने के 20 से 25 पहलगाम होने के 20 से 25 दिन बाद आए हैं। उसके बाद आके उन्होंने देश को संबोधित किया, बताया क्या सब चीज़ें रही। अगले दिन जाके आदमपुर का जो एयरबेस है वहाँ पर जाके फोटो खिंचवाई, वहाँ पर जाके सेना से मिले, लोगों से मिले, जाने पहचाने, बातचीत करी, वहाँ पर जाके पाकिस्तान का नैरेटिव काउंटर करा। वो जो वीडियोज़ बने, वो जो फोटोज़ खींची, उससे पाकिस्तान का नैरेटिव काउंटर हुआ कि भाई हम वहाँ पे आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था तो पाकिस्तान का नैरेटिव काउंटर हो गया। S-400 तबाह कर दिया तो पीछे S-400 गिर गया, इंडिया के एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए थे तो पीछे MiG-21 दिख गया। तो ये सारी चीज़ें दिख गई। लेकिन इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को प्रेस करने की बजाय, इस चीज़ को बताने के लिए कि भाई ये चीज़ें इंडिया का नैरेटिव पुश कर रही है, पाकिस्तान का नैरेटिव काउंटर कर रही है, रवीश कुमार का विषय ये है कि रेलवे टिकट के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के साथ प्रधानमंत्री की फोटो क्यों है। वाह, आपको दिक्कत ऑपरेशन सिंदूर या किसी और चीज से नहीं है, आपको दिक्कत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवा दिया। आपको दिक्कत उस पर्टिकुलर व्यक्ति के काम करने के तरीके से है। ये पूरी दुनिया जानती है, दिखती है कि किस तरीके से आप जो है बाकी सारे कार्य करते रहते हैं, किस तरीके से आप बाकी सारी चीजें बोलते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों की 7 टीमों को 32 देशों में क्यों भेजा जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं से कुछ नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो पक्ष विपक्ष के 59 सांसदों की टीम क्या हासिल कर लेगी? अब फिर से वही सवाल आ जाता है कि क्यों ये MPs की टीम जो है फॉरेन कंट्रीज के अंदर जा रही है।
ये एमपीसी टीम फॉरेन कंट्रीज में जा रही है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। ये एमपीसी टीम जा रही है क्योंकि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा नैरेटिव को काउंटर करना है, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको काउंटर करना है, इंडिया की यूनिटी शोकेज आउट करनी है, बताना है कि पूरी दुनिया को कि आतंकवाद की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि वेस्ट का काउंटर नैरेटिव काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पाकिस्तान का नैरेटिव को काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि असल में पाकिस्तान जितने भी आर्टिकल छापे जा रहा है वेस्ट उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जिन वेपन्स का इस्तेमाल इस ऑपरेशन पूरे ऑपरेशन के अंदर करा वो रशियन मेड वेपन्स थे, और पूरी दुनिया के अंदर आज के टाइम पे ब्रह्मोस खरीदने की होड़ जो सबसे आगे बढ़ चुकी है। इंडियन डिफेंस सिस्टम पिनाका, आकाश, इनको खरीदने की जो एक वो है ना लाइन, वो बढ़ती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं इससे किसका मार्केट हैम्पर आउट हो रहा है? वेस्ट का मार्केट हैम्पर आउट हो रहा है, स्पेशली यूएसए का मार्केट हैम्पर आउट हो रहा है। तो इसीलिए वेस्ट के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, जिससे इंडिया के जितने भी डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का जो रशियन मेड, रशिया के द्वारा खरीदा हुआ S-400 सुदर्शन चक्र है, उसको जो है काउंटर कर सके, वेस्ट जो है इस चीज को पुश फॉरवर्ड कर सके। और वेस्ट को पैसा सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा, चाइना भी इसीलिए पैसा पहुंचा रहा है क्योंकि चाइना का जो डिफेंस शेयर है वो भी नीचे जा रहे हैं, चाइना का जो डिफेंस मार्केट है वो भी नीचे जा रहा है। जहां चाइना सोच से बैठा हुआ था कि मैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपना डिफेंस मार्केट बूस्ट करूंगा, अफ्रीका के नेशंस के अंदर अपना डिफेंस मार्केट बूस्ट करूंगा, साउथ अमेरिका के अंदर अपना डिफेंस मार्केट बूस्ट करूंगा, वहां पर उस नैरेटिव को काउंटर कर दिया गया है। सिर्फ एक ऑपरेशन सिंदूर के तहत बता दिया गया है कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम कितना बेकार है, चाइनीज जेट्स कितने बेकार है, चाइनीज मिसाइल्स कितनी बेकार है, चाइनीज ड्रोन्स कितने बेकार है। और इन सबको काउंटर करने के लिए वेस्ट के पत्रकारों को, उनकी मीडिया एजेंसीज को भर के पैसा पहुंचाया जा रहा है जिससे उस नैरेटिव को पुश कर सके। और उसी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आप जैसे पत्रकारों की जरूरत होती है जो इस समय पे भारत के साथ खड़े रहे। लेकिन आपने क्या चुना? आपने चुना उन पैसों की माला जो आप गले के अंदर पहन के बैठे हुए हैं, और आप ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं बिका हुआ हूं। मैं ये पूरी दुनिया को बता दूं कि मुझे ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगाम में कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करे गए सारे कामों को, उनको क्रिटिसाइज करना है। क्वेश्चन करना अलग चीज होती है, क्रिटिसाइज करना अलग चीज होती है। आपने अपनी पत्रकारिता करते करते किसी को क्वेश्चन कभी करा ही कहां? आपने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के जाल के अंदर खुद की कहानियां बुनते बुनते लोगों को फंसाने की कोशिश करी, जिससे लोग मैनिपुलेट हो जाएं, सोचे कि अरे अरे क्या कुछ तो कह रहे होंगे, तो बात तो सही है, रवि जी की हिंदी तो इतनी बढ़िया है। कि इतनी विदेश यात्राओं का लाभ क्यों? क्या मिला? भारत क्यों अकेला नजर आ रहा है? क्यों पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई देश भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा? हिंदुस्तान के साथ खड़ा कोई नहीं हो रहा। किसने कहा हिंदुस्तान के साथ खड़ा कोई नहीं होगा? आपने क्या किसी भी देश, सिर्फ कुछ देशों को छोड़ दीजिए, टर्की, चाइना, अजरबैजान, 3 देशों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी देश ऐसा बताइए जो ये कह रहा हो कि इंडिया ने जो रिटेलिएट किया है वो गलत है। पाकिस्तान जो टेररिज्म इंडिया के अंदर कर रहा है वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान कश्मीर की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा कौन सा देश कह रहा है? अगर कोई देश खुलकर ये भी नहीं कह रहा कि इंडिया ने जो करा है वो बिल्कुल सही है, तो कोई देश खुलकर ये भी नहीं कह रहा है तो इंडिया ने करा है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी काम कर रही है। हम लोग अगर देश, और पहली चीज, सबसे बड़ी चीज, इंडिया कभी भी कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना ही नहीं चाहता है। इंडिया कभी भी कश्मीर के मुद्दे को एक्सप्लेन करने के लिए उन डेलीगेशन को नहीं भेज रहा है। इंडिया अगर भारतीय सरकार उस डेलीगेशन को भेज रही है तो ऑपरेशन सिंदूर को भेजने के, बताने के लिए, पूरी दुनिया को यह बताने के लिए कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ना कि कश्मीर के ऊपर पूरी दुनिया की सिंपैथी लेने के लिए। हमें पूरी दुनिया की सिंपैथी कश्मीर के इशू पर नहीं चाहिए। हम तो स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि कश्मीर को बायलैटरली ही रिजॉल्व किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान ही बैठ के कश्मीर को रिजॉल्व करेंगे। हमें किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है ही नहीं, हमें कोई जस्टिफिकेशन चाहिए ही नहीं। तो फिर रवीश कुमार के दिमाग में ये नहीं आ रहा है, मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल इनको पत्रकारिता करते हुए हो गए हैं, लेकिन शायद पैसे की मुंह माया इतनी बड़ी होती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। जंग लग जाती होगी दिमाग के अंदर, क्योंकि वो सिक्के नोट अटक जाते हैं दिमाग की नर्वस सिस्टम के अंदर कि अब कैसे काम करेंगे भैया। ब्लड वेसल्स कम हो चुकी है, खून ऊपर नीचे नहीं जा पा रहा होगा क्योंकि पैसा अटक चुका है। यह सवाल रह रहकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भी उठता जा रहा है। वे लगातार भारत का नाम पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, खुलकर एप्पल के सीईओ से कहते हैं भारत में उनका प्रोडक्ट बन रहा है, उन्हें पसंद नहीं। अनेक बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई उन्होंने रुकवाई, व्यापार की डील को लेकर धमकी दी, जिसके बाद लड़ाई रुक गई। भारत ने आधिकारिक चैनल से इसका प्रतिकार किया है, लेकिन जनता अब नोट करने लगी है कि ट्रंप जब भी भारत को लेकर कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं बोलते। फिर बात आती है कि ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप ने एप्पल को मना कर दिया। एप्पल ने उसके बाद ये बहुत क्लियर आउट कर दिया था कि हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे।
ट्रंप के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन आधा सच बताया गया। पूरा सच तब भी आप लोगों को नहीं बताया गया कि किस तरीके से वो पूरी चीज करी जा रही है। आधा सच बता के नैरेटिव को पुश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने वो ले लिया, ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया, बाद में ट्रंप ने मना कर दिया कि मैंने सीज फायर नहीं करवाया, उस चीज को भी नहीं बताया गया। आधा सच बताना, पूरे सच के मतलब कहा जाता है ना सच, सर आपने तो पढ़ा भी होगा जर्नलिज्म में कि आधा सच तो बताना ही नहीं चाहिए। इससे बढ़िया तो आप कुछ बोलिए ही मत। मैं तो आपको कहूँगा कि आप कुछ बोलिए ही मत, छुट्टी लीजिए, बढ़िया किसी कंट्री साइड व्यू पर जाइए, वहाँ बैठिए आराम से, ठंडी हवा का मौसम उठाइए। कब तक आप अपना ये फेक नैरेटिव एजेंडा चलाते रहेंगे? एकता का ही प्रदर्शन करना था तो तृणमूल कांग्रेस से पूछे बिना यूसुफ पठान का नाम क्यों शामिल किया गया? यूसुफ पठान इस राजनीति को समझ गए और खुद को अलग कर लिया। जब इसे लेकर ममता बनर्जी ने बोला तब जाकर सरकार ने अब पार्टी से पूछा है और अभिषेक बनर्जी का नाम पार्टी की तरफ से मनोनीत किया गया। यही आरोप तो कांग्रेस ने लगाया कि शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने नहीं दिया तो बिना पूछे क्यों शामिल किया गया। फिर बात आती है कि किस तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया गया। पहले तो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई लोगों को भेजा ही क्यों जा रहा है, एमपीज को भेजा ही क्यों जा रहा है। फिर प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से उनको सिलेक्ट किया गया। टीएमसी के यूसुफ पठान जो है मना कर देते हैं, उसको रवीश कुमार प्रेस कर रहे होते हैं। पहले तो यूसुफ पठान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा कार्य है कि जो देश की संप्रभुता से ऊपर है, जहां पर उनको पूरे देश दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भेजा जा रहा है, वहां पर जाके वो इंडिया का नैरेटिव को प्रोटेक्ट कर सके, उसको फैला सके। वहां पर उनके लिए इससे ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है, ये सवाल यूसुफ पठान से पूछा जाना चाहिए। और क्या अब केंद्र सरकार जो है पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे कि भैया आप अपना यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए, आप यहाँ पर जो है भेज दीजिए कि हमें बाहर भेजना है। उनकी जिसकी मर्जी होगी उनको भेजिए। क्या इन लोगों को इलेक्ट इस बेसिस पे करा गया था कि ये बाद में चल के केंद्र द्वारा करे गए किसी भी काम को मना कर दें कि नहीं हमें नहीं करना? एमपी है, लोगों ने किस लिए भेजा है? अगर कल को केंद्र कोई बहुत अच्छी स्कीम लागू करता है तो क्या यूसुफ पठान उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लागू करने से मना कर देंगे? ग्राउंड पर उतर के लोगों को क्या नहीं समझाएंगे कि इस स्कीम का कितना अच्छा फायदा आप लोगों को पहुंच सकता है? लेकिन नहीं, इनको क्या करना है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। इनको तो ममता बनर्जी की आंखों में चमकना था, ममता बनर्जी की आंखों में चमक गए, इसलिए आकाश बनर्जी को भेजा जा रहा है। क्या बदल जाएगा आकाश बनर्जी को भेजने से? क्या आकाश बनर्जी के वहां पर जाते फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी उस देश के अंदर इंडिया की? नहीं। यूसुफ पठान क्यों नहीं गए इसका सवाल सबसे बड़ा है और ये पूछा जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जो देश से बड़ा है यूसुफ पठान के लिए। जो प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई मगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए, अब उन्हें भी विपक्ष का सहयोग लेना पड़ रहा है। अब बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट में आके बैठे नहीं। 2 मीटिंग्स हो गई, वही प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट में आके क्यों बैठेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज की मीट है, वहां पर बीजेपी का अध्यक्ष बैठेंगे। क्या वो नहीं मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद थे। प्रधानमंत्री का वहां पर होने का क्या मतलब है? रवीश कुमार जी, 6ठी क्लास का बच्चा भी जानता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो 6ठी क्लास के एनसीईआरटी उठाइए, वापस उसको पढ़िए और फिर अपना जर्नलिज्म करियर शुरू करिएगा। क्योंकि आपको अगर नहीं पता हो ना तो आसपास पड़ोस में कोई 6ठी क्लास का बच्चा हो तो उससे पूछ लीजिएगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या फर्क होता है और पॉलिटिकल पार्टीज किस में आती है, पॉलिटिकल पीपल, पॉलिटिकल पर्सन किस चीज के अंदर आते हैं, या आप एक बार ढंग से पूछ लीजिएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट के अंदर प्रधानमंत्री आकर क्यों नहीं बैठे, कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। शायद आपको नहीं पता होगा तो आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगे वो बच्चे। दोस्तों, पहले जो है जितने भी ये जो एमपीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर सेशन बुलाना चाहती थी, लेकिन सेशन बुलाने के बजाय जब सरकार ने सोचा कि एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट बुला के जितने भी एमपीज हैं इन सबको क्यों नहीं पूरी दुनिया के देशों के अंदर भेजा जाए, वहां पर जाके ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने जो चीज करा है, पाकिस्तान जो टेररिज्म फैला रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन आउट करा जाए, उस चीज को करना चाहिए। लेकिन पहले इनको एक पार्लियामेंट सेशन चाहिए था। जब वो नहीं हो रहा था तो उस पर ये लोग चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन उसकी जगह एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चुना गया जहां पर पैसे भी कम लगेंगे। तो उस चीज को करने की, जब वो चीज आती है तब ये उसको भी काउंटर करना चाहते हैं। बेसिकली इनका मेजर पॉइंट यही है कि ये हर चीज को काउंटर ही करना चाहते हैं। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही कहना चाहूंगा कि आपने इन एमपीज को सिलेक्ट करके बहुत बड़ी गलती करी है। आप इसकी बजाय तो देश के अंदर जो एक्स आईएफएस ऑफिसर्स थे उनको बोलते कि आप दुनिया भर के देशों के अंदर जाइए, अपना डेलीगेशन लेकर जाइए और वहां पर जाके उन देशों को एक्सप्लेन करिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर होता है। इनको भेजने की कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि इनके साथ आप जितनी इज्जत से पेश आएंगे उतना ही बदसलूकी आपके साथ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको अब तक समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम इतना ज्यादा रिटेलिएट कर सकते हैं। भारत, इनको दुख है कि अब तक किसी भी प्रकार से कोई हानि भारत के अंदर क्यों नहीं हुई। इनको अभी भी ये चीज की शंका है कि क्या ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने कि इंडिया का इंडियन डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि बेसिकली अब कुछ पॉइंट बचा ही नहीं है जब काउंटर करने के लिए। तो किसी भी चीज को उठा के चिल्लाना शुरू कर दो, हल्ले गुल्ला करना शुरू कर दो। कांग्रेस को दिक्कत है कि शशि थरूर को क्यों भेज दिया। क्या शशि थरूर एक अच्छे नेता नहीं है? असल में दिक्कत यह है कि शशि थरूर राहुल गांधी के खास नहीं है, जिसने शशि थरूर को क्यों भेज दिया ये सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस को यह भी दिक्कत है कि उसी नेता को आप भेजिए जो राहुल गांधी के पास में हो। और बेसिक सा पॉइंट निकल कर दोस्तों से वितरा सा आता है कि वेस्ट के नैरेटिव को काउंटर करना बहुत जरूरी है। और रवीश कुमार जैसे लोग जो वेस्ट के नैरेटिव को काउंटर करना तो बहुत दूर की बात है, वो वहां पर इस देश में बैठ के वेस्ट के नैरेटिव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका और कुछ काम नहीं है। ही इज डूइंग नथिंग।
वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर शायद उनके घर पे पहुंच गया होगा और उनको पता चल गया होगा कि महीने के अंदर कितने वीडियोस किस लेंथ के बनाने हैं और किन किन चीज़ों के ऊपर बात करनी है, आधा आधा सच फैलाना है, दुनिया को मैनिपुलेट करना है, जनता को मैनिपुलेट करना है, अपनी बड़ी अच्छी बोली वाली हिंदी को टेलीप्रॉम्प्टर पे चलाकर बस रिमोट को दबा दबा के पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ना है। ये रवीश कुमार को बहुत अच्छे से पता चल चुका है और अब इसी तर्कवाद के वीडियो के जरिए एक पूरे नैरेटिव को आपके सामने काउंटर आउट कर रहे हैं। अब ये आपकी राय है, आपने सब कुछ देखा है, जाके 26 मिनट अगर अपने जीवन के खराब कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रवीश कुमार की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाके आप वो भी देख लीजिए। उसके बाद आके वापस आप ये देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक 22 साल का लड़का, और रवीश कुमार का शायद जर्नलिज्म करियर 22 साल से ज्यादा ही होगा, उसको अगर एक लॉजिक कॉमन सेंस से अगर कोई चीजें समझ आ रही है तो क्या रवीश कुमार को नहीं आ रही होगी? और अगर नहीं आ रही है तो क्या चीज आड़े आ चुकी है? उनकी आंखों के सामने ऐसी कौन सी करेंसी की पट्टी बन चुकी है कि उनको ये सब चीजें दिख नहीं रही, या फिर कान के अंदर कुछ बहुत ही महंगे ईयरबड्स रवीश कुमार जी ने पहने हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।